तो पहला सेल कैसे होना है वो अलग आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है देखिए, लास्ट क्लास तक में से किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ जी, देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें लास्ट क्लास तक जो हमने डिस्कस किया है, हमने बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किस तरीके से फंक्शन करती है। आज के टॉपिक में हमें क्या कवर करना है, आज हमें कवर करना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, कैसे वर्क करती है, उसका एसपीएम क्यों बुलाया जाता है, किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कौन कौन से मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, किस तरह से एक्सचेंज होते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस के नाम होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना और जहाँ दिक्कत लगे साथ के साथ पूछना। तो सबसे पहले हम टॉपिक से ही स्टार्ट करते। हमने कहा सेल मेम्ब्रेन, क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन। गाइज या तो उसको आप सेल मेम्ब्रेन बुलाएंगे या किस नाम से बुलाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर द सेम थिंग, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली, हाँ वो बीच में पढ़ेंगे, टॉपिक के बीच में। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन। हमने डिस्कस किया कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल, तो सेल का एक आउटर मोस्ट कवरिंग होगा जो क्या करेगा, सेल के अंदर के जो कंटेंट है, सेल के अंदर के जो कंटेंट है उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करके रखेगा, बचा के रखेगा। क्या करके रखेगा, बचा के रखेगा। बुक दे दो। तो लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन की, लिखेंगे द सेल मेम्ब्रेन is the outermost covering, is the outermost covering of cell, comma, that protects the content of cell, that protect the content of cell। अच्छा, सेल का कंटेंट मतलब सेल के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या होता है सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनल्स। क्या होते हैं बेसिकली, सेल ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो दैट प्रिवेंट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के कंटेंट को क्या करेगा, सेपरेट करके रखेगा, यानी जो भी सेल के अंदर चीज़ें हैं उसे बाहर से बचा के रखेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि अभी हमारे सेंटर में ना ये वॉल्स यहाँ से गायब हो जाए। अब ये वॉल्स नहीं होंगी तो जो चेयर पड़ी है, अंदर पैनल लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, अगले दिन सुबह क्या होगा, सब कुछ गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। इसी तरीके से ये मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारा सेल का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यहाँ से वैनिश हो जाएगा। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब एक हमने और टॉपिक डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, क्या ये हार्ड और रिजिड होगी या फ्लेक्सिबल होगी? फ्लेक्सिबल होगी तभी तो मटेरियल का एक्सचेंज हो पाएगा। तो आई जस्ट राइट ऑन अ नोट ओवर हियर, अ नोट, दैट नोट स्टेट्स दैट द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है यानी ये थोड़ा सा एडजस्ट कर सकती है अपनी शेप को, ठीक है। अच्छा, डू एनीवन रिमेम्बर ये किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? वेरी गुड। कि हमने डिस्कस किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो मटेरियल की मिलकर बनी है। कौन कौन से मटेरियल की मिलकर बनी है? प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड्स यहाँ है। आपकी बॉडी मूव करेगी तो सेल मूव करेगा, बिल्कुल करेगा आपकी बॉडी के साथ, क्यों नहीं करेगा? बोलो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो मैंने कहा इट इज कंपोज्ड ऑफ
प्रोटीन एंड लिपिड्स। लिपिड्स को बेसिकली अभी के लिए आप ये समझ लो, दे आर फैट मॉलिक्यूल्स। फैट मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? लिपिड्स कहा जाता है। तो ये प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे फटाफट। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपोजिशन हमने डिस्कस करी है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जाम में इससे पूछा जाएगा कि किस चीज से कंपोज होती है। तो प्रोटीन एंड लिपिड्स। डन। नाउ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कोई लिख तो नहीं रहा है? लिख रहे हो? जल्दी जल्दी लिखो। चलिए, डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाई सेल मेम्ब्रेन is known as selectively permeable membrane. Why cell membrane is known as selectively permeable membrane? Because नाम से क्लियर हो रहा है सर। क्या क्लियर हो रहा है कि सर ये एक सेल है और आपने बताया सेल के अंदर यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा और सेल के अलग अलग कंटेंट्स होंगे। ठीक है, अब बाहर से कोई एक एक्सटर्नल मटेरियल आया, अब इसको अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। इसको इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं, हमारा घर है, हमारे घर में डोर लगा हुआ है। अब कोई एक पर्सन बाहर से आया और वो पर्सन अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम उसे आने देंगे, नहीं आने देंगे? ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। मानो आपको देख के लग रहा है टेररिस्ट है, क्या आप उसको अंदर आने दोगे? नहीं। इसी तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सिलेक्ट करती है। अगर किसी मटेरियल को अंदर जाना है, बाहर जाना है, सिलेक्ट करेगी क्या इसको परमिट देना है या नहीं देना है। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना। क्या मतलब होता है? अलाउ करना। तो ये सिलेक्ट करेगी कि किसको अलाउ करूं अंदर जाने के लिए, किसको परमिट दूं और किसको परमिट ना दूं। अगर इसने कहा भाई ये चीज अंदर नहीं जाएगी, तो वो चीज सेल के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि ये सिलेक्ट करता है एवरी मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल, कि ये परमिट देगा उसे सिलेक्ट करने के बाद। इस वजह से देखो, नाम पढ़ो, सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्ट करना, परमिएबल मतलब परमिट देना, मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सिलेक्ट कर कर ये चीजों को अंदर जाने देगी। अगर इसने मना कर दिया तो चीजें एंटर एग्जिट नहीं होंगी, अदरवाइज हो जाएगी। समझ गए बात? तो हम लिखेंगे क्यों कहा जाता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैंने कहा द सेल मेम्ब्रेन, चाहे सेल मेम्ब्रेन कह दो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो, द सेल मेम्ब्रेन is known as selectively permeable membrane because it selects the material entering or exiting the cell. It selects the material entering or exiting the cell, so it is known as, ये लिख लिया ना ऊपर, the cell membrane is known as selective because it selects which substance will enter or exit the cell.
आराम से देखो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ अलग केस हो जाएगा। जनरली सिलेक्ट कर कर ही भेजती है, ये अलाउ नहीं करेगा तो कुछ अंदर नहीं जाएगा। डन, बढ़े आगे। ठीक, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो ये सब्सटेंस के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि परमिट करेगा परमिट नहीं करेगा। तो परमिट करेगा तो सब्सटेंस किस तरीके से मूव होगा, कहाँ से कहाँ मूव होगा, हमें ये डिसाइड करना है। तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसकी शेप कुछ ऐसी है और उसमें पानी भरा, यहाँ तक इस साइड तक पानी भरा और यहाँ पे वो वाटर सिर्फ इस साइड तक। ये नीचे से इस तरीके से ओपन है, आप देख पा रहे हैं, राइट। मैंने कहा ये साइड ए है और ये साइड बी है। तो अगर मैं एक ऐसा सेटअप लाके आपके आगे रखूं और मैं आपसे पूछूं कि जो मूवमेंट है वाटर की वो कहाँ से कहाँ होगी, तो आप क्या बताएंगे? ए टू बी। सबको ये लगता है ए टू बी मूवमेंट होगी। ऐसा क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस इज, सर ए के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो हमें एक बात समझ में आई दैट एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हर चीज कहां से कहां मूव करेगी? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब सपोज करो ये मैं आपको कनेक्ट कराऊं आपके सेल से। मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म का सेल है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे क्या हैं? पार्ट्स है। अब बाहर से कोई मटेरियल आया, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लो ऑक्सीजन है। अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है और बाहर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर बाहर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है और अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, तो वेयर इन विच डायरेक्शन विल द मूवमेंट अकर? विल इट अकर inside the cell or will it occur outside the cell? Inside the cell. The gas will move into the cell. Now what is the reason behind this? The reason being, sir, because everything moves from high concentration to low concentration. अब ये तो बात तो समझ आ गई कि सर जो जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा। अब ये क्या क्या हो सकता है? ये गैस हो सकता है, गैसेस हो सकती है, या क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, ये क्या हो सकता है? कोई फूड मटेरियल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इन मटेरियल्स को जब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, जब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, इसको हम क्या इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन। क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। स्पेसिफिकली हाँ, वो भी डिफ्यूजन है और ये भी डिफ्यूजन है, दोनों डिफ्यूजन है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये हो गया मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। थोड़ा सा और करेक्ट करूं मैं आपके लिए डेफिनेशन को। तो मैंने कहा सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्यूजन? तो मैंने कहा द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सब्सटेंसेस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। जब ये डिफ्यूजन वाटर का हो रहा हो, किसका हो रहा हो? वाटर का हो रहा हो, तो हम इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, यानी द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसको क्या नाम दिया हमने? ऑस्मोसिस।
किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है। अच्छा ये बात सबको समझ में आई कि सर जो मूवमेंट होगी इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर ये जो मूवमेंट है ये किसी भी सब्सटेंस की हो रही है तो उसको आप क्या नाम दोगे? डिफ्यूजन। क्या नाम दोगे? डिफ्यूजन। लेकिन अगर ये वाटर की मूवमेंट हो रही है तो आप उसको क्या नाम दोगे? ऑस्मोसिस। बोलो सबको क्लियर है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस? एक बार आराम से देखो ये डायग्राम सबको क्लियर है किस तरीके से मूवमेंट हो रही थी? किसी को डाउट तो नहीं लग रहा था? ठीक है शाबाश। एक बार दोबारा समझाओ। ये डायग्राम समझ में आया था आपको कि यहाँ ज्यादा यहाँ कम है तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस है यहाँ तो मैंने वाटर बना के दिखा दिया था, हो सकता है ये कोई फूड मटेरियल हो या हो सकता है ये कोई गैस हो सकता है कोई गैस हो। अगर कहीं पे ज्यादा और दूसरी जगह कम है तो वहां की तरफ मूव होगा ही होगा। ये बात समझ में आई? तो जब कोई भी सब्सटेंस इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आता है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आता है या बाहर जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन क्या है? इट इज द प्रोसेस by which any substance move from high concentration to low concentration through the selectively permeable membrane. Now, अगर वो substance water है तो हम उसे डिफ्यूजन की जगह एक अलग नाम दे देते हैं, एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, जिसका जो नाम क्या है? ऑस्मोसिस। दोनों एक प्रोसेस ही। ठीक है, मतलब जनरली ये बार बार होता रहता है वाटर का मूवमेंट, तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया ताकि आइडेंटिफाई। ये जो ऑस्मोसिस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी बॉडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही और प्लांट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट को गैसेस का एक्सचेंज करना होता है। प्लांट गैसेस का एक्सचेंज कौन से पार्ट से करता है किसी को पता है? स्टोमेटा। वेरी गुड। तो स्टोमेटा क्या पूरे समय ओपन रहता है? नहीं, स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं। सबने पढ़ा होगा किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं। वो गार्ड सेल स्टोमेटा को क्लोज ओपन करने में मदद करते हैं। गार्ड सेल कैसे क्लोज और ओपन हो रहा है? गार्ड सेल क्लोज और ओपन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जब हम स्टोमेटल पोर पर आएंगे तो मैं जरूर आपको समझाऊंगा, बट अभी के लिए जो मेरा टारगेट है मैं ये समझाना चाहता था आपको कि हर चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है फर्स्ट। सेकंड, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द मेम्ब्रेन इज नोन एज डिफ्यूजन। और अगर यही मूवमेंट वाटर का हो तो उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अगर इन तीनों पॉइंट में किसी को आधे % की भी प्रॉब्लम लग रही है तो पहले पूछ लो फिर आगे बढ़ो। वेदांश क्लियर नहीं लग नहीं रहा तुम्हारा फेस देख के? बताओ एक बार दोबारा समझा दूंगा कहाँ दिक्कत लग रही है। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे ना तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना? तो ये डायग्राम, सिर्फ ये वाला डायग्राम आप लोग बना लीजिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता रहे कि क्या हो रहा है, आपके समझ में आए कैसे पढ़ा था आपने। हाँ बोलो। जनरली वाटर का मूवमेंट हो रहा है, अदर लिक्विड नहीं हो रहा, वाटर ही बोलोगे आप। ये डायग्राम बना, ध्यान से बनाना, यहाँ कम और वहां ज्यादा है। ये पेपर में नहीं बनाना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि हाँ हुआ कैसे, पता तो रहे कि क्या हो रहा है। चलिए, तो लेट्स पुट अप अ हेडिंग। डिफ्यूजन। कि सर डिफ्यूजन क्या है? तो मैंने कहा द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक O2, CO2 from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration is known as from high concentration to low concentration
through the selectively permeable membrane कि substances का movement होना from high concentration to low concentration through the selectively permeable membrane is known as diffusion. इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। जा सकते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं ना उसे। रिक्वायरमेंट है तो सब चीजों की मूवमेंट होती है। Have you ever seen osmosis in real life? कभी osmosis होते हुए देखा? कभी किशमिश को पानी में भिगोया रात को? सुबह तक क्या होता है? फूल जाते हैं। कैसे? बढ़ जाते हैं क्या? ग्रो कर रहे होते हैं? नहीं, वाटर मूव्स, वाटर बाहर ज्यादा है और किशमिश के अंदर कम, तो इट मूव्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। पहले उसका साइज इतना सा था, अब उसके अंदर बाहर से पानी आ गया। बाहर से पानी आ गया तो क्या होगा? उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही तो प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस, हम सबने देखा है। चने भी। अच्छा, एक काम करके देखना, चलो अभी बाद में समझाता हूँ, ये बाद में समझाऊंगा। एक काम जो करना है तुम्हें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। डिफ्यूजन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, डिफ्यूजन हो गया, खत्म, बस दैट्स इट। लेकिन जो ऑस्मोसिस है ना, उसके बारे में हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना। तो चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है टॉपिक। ये बात तो सर मुझे समझ में आ गई उस डायग्राम से कि अगर कहीं पे वाटर का कंसंट्रेशन, अगर कहीं पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इट विल श्योरली मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। की सर यहाँ वो बहुत सारा था, ठीक है, और यहाँ पे कम था, तो आपने बोला कि ये साइड ए है और ये बी है, तो इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आई कैन डिफाइन इट एज द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन is known as, वही मेंशन कर देते हैं, थ्रू द मेम्ब्रेन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द selectively permeable membrane is known as osmosis। उसे क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब गाइस देखो, ये मूवमेंट कैसी कैसी हो सकती है, आप ध्यान से समझना इस बात को ना, ये मूवमेंट कैसी कैसी हो सकती है। तो मैंने कहा कि सर ये ना 3 तरीके की हो सकती है मूवमेंट। कैसे? बताओ, 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है। हो सकता है कि जो मेरा सेल है उसके पास वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो। बोलो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? मेरे सेल के पास ज़्यादा हो और बाहर कम हो। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है बताओ? बिल्कुल, सेल के पास कम हो लेकिन बाहर ज़्यादा हो। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है? दोनों के पास इक्वल हो। यही तो आपने बताया,
सर 3 पॉसिबिलिटी है। पहली क्या कि सर अंदर ज्यादा हो और बाहर कम हो, या सर अंदर कम हो और बाहर ज्यादा, ये दोनों जगह क्या हो, इक्वल हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि कैसे कैसे टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने कहा गाइस बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ सकें तो। आपने ही तो बताया मुझे, आपने ही तो बताया कि सर पहली पॉसिबिलिटी है कि आप जो ये कंटेनर ले रहे हो, ये सर 3 पॉसिबिलिटी है, ये रही तीनों पॉसिबिलिटी। जगह कम है, चलो एक को हटा देते हैं, यहाँ से 2 बनाते हैं। आपने कहा सर पहली पॉसिबिलिटी है कि जो ये सेल है, ये जो सेल है, इसके पास कंसंट्रेशन मान लो कम मान लेते हैं, इसके पास कंसंट्रेशन कैसी है, लो। कैसी है कंसंट्रेशन, लो। और सराउंडिंग में कंसंट्रेशन कैसी है, हाई। यहाँ वाटर की बात हो रही है, यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन लो और यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, हाई। तो वाटर क्या करेगा, इनटू द सेल जाएगा या आउट ऑफ द सेल जाएगा, इनटू द सेल। तो मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं आपको, ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो आप समझ जाओगे कि वाटर कहाँ जा रहा है, इनटू द सेल। अच्छा, जब आप समझो इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर एंड वाटर इज एंटरिंग इनटू इट, वाटर इज एंटरिंग इनटू इट। अगर इसमें वाटर एंटर कर रहा है तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बलून के अंदर वाटर जाता है तो स्वेल करता है, श्रिंक करता है, स्वेल करता है। तो इस केस में जो सेल है ये क्या करेगा, स्वेल करेगा। क्या करेगा, स्वेल करेगा। बट कंसीडर एन अपोजिट सिचुएशन, इस केस में सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन लो है। तो वी नो दैट एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ऐसे बाहर जाएगा, ऐसे करके बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा। अगर ऐसे बाहर आएगा तो सेल वाटर को गेन कर रहा है या वाटर को लूज कर रहा है, वाटर को लूज कर रहा है। वाटर को लूज कर रहा है तो सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। मान लो ये बलून है और बलून में से ना पानी बाहर निकल रहा है, बलून में से पानी बाहर निकलेगा तो बलून का साइज बड़ा होगा छोटा होगा, सर छोटा होगा तो बलून क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। समझ आ रहा है पक्का, ठीक है। बलून क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सर तीसरा सिनेरियो देखो, सर तीसरा सिनेरियो ये है कि ये सेल है और ये एनवायरनमेंट है। जितना सेल के अंदर कंसंट्रेशन है एनवायरनमेंट में भी उतना ही कंसंट्रेशन है। बोलो क्या होगा, सर कुछ भी नहीं होगा, यानी थोड़ा सा अंदर जाएगा लेकिन जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर भी आ जाएगा, यानी कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। अगर कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रही तो साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। यहाँ पर साइज में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं थोड़ा बहुत मूवमेंट रेगुलर होता रहता है, तो जितना जा रहा है उतना आ रहा है, ऐसे समझ लो। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला क्यों समझ नहीं आया बताओ। अंदर सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो वी नो एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, तो यहाँ से बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत लग रही है तो। इन्हीं सॉल्यूशंस को हमने नाम दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो तो क्या करते हो, थोड़े से हाइपर हो जाते हो। हाइपर होते हैं के बाद बॉडी में एनर्जी बढ़ती है या सामान वामान इधर उधर फेंकोगे, ये करोगे वो करोगे और बाद में एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब हाइपर होते गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, तो एनर्जी बाहर जा रही है अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। तो बाहर कब जा रहा है, जब वो क्या हो रहा है, श्रिंक। ऐसे सॉल्यूशन को क्या, जब सेल बहुत हैवी हो जाए, हाइपर हो जाए, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा एक वर्ड होता है आइसो, आइसो का मतलब होता है एक जैसा। क्या मतलब होता है, एक जैसा। तो एक जैसा ये वाला है, वो वाला है, वो वाला है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं आइसोटोनिक। क्या नाम देते हैं, आइसोटोनिक। और ये जो बच गया इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो मैं आपके लिए एक बार समराइज कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लें, ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सीधा। तो मैंने कहा सर हाइपोटोनिक ना ऐसा सॉल्यूशन है when the concentration of water in the surrounding में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है लेकिन सेल के पास वाटर का कंसंट्रेशन बहुत लो है, तो इट विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू
लो कंसेंट्रेशन, यानी सेल के अंदर वाटर आ रहा है, सेल इज गेनिंग वाटर, इफ इट इज गेनिंग वाटर तो ये श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा, स्वेल करेगा, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज hypertonic. Now coming to hypertonic, the concentration of water in the cell is high and the concentration of water in the surrounding or the environment is low. So we know water will move from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration. तो इस केस में सेल क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा, लूज करेगा, it will lose water. If it will lose water, it will get shrink. In the third scenario, isotonic, both the cell and the surrounding has equal concentration of water, so there is no net movement of water. अगर कोई net movement नहीं हो रही तो इसके साइज में भी कोई net चेंज नहीं आ रहा, जैसा पहले था वैसे ही चेंज रहेगा. अब इसके बारे में लिखेंगे, अगर कोई अभी भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो, लिख ले इनके बारे में फिर. यस, थोड़ा हिंदी में बताओ, नहीं थोड़ा इंग्लिश में बता दो. मेरे को पता ही नहीं कौन से सीड्स होते हैं, उनमें से पता है किसी को? पानी में डाल के पीते हैं तो उससे क्या होता है? मैं कल बताता हूँ, इसमें पढ़ना पड़ेगा मेरे को तो सुनो. वैसे क्या होता है इन सीड से? बस ओके, होता होगा कुछ. देखिए मैं सिर्फ हाइपोटोनिक की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आपको फिर हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक की खुद लिखनी है, तो इसको अच्छे से समझना लिखते हुए. मैंने कहा हाइपोटोनिक क्या है, देखिए ध्यान से देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ ध्यान से देखेंगे. मैंने कहा व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग इज, कैसी है, हाई है लो है, high, higher than the concentration of water. डायग्राम साथ में बनाओगे, जब हाइपोटोनिक बनाओगे तो उसका डायग्राम बनाओगे साथ में. सुन लो पहले, when the concentration of water in the surrounding is higher than the concentration of water in the cell, then water moves, water into the cell आएगा, out of the cell जाएगा, into, water moves into the cell, water cell के अंदर आ रहा है, and cell gains water, cell gains water, cell क्या कर रहा है, water gain कर रहा है. as the cell is gaining water, as the cell is gaining water, so it swells up, it swells up. आराम से देखो. अब मुझे बताओ, अगर यही काम आप हाइपरटोनिक के लिए करोगे तो क्या लिखोगे? when the concentration of water in the surrounding is lower than the concentration of water in the cell, then water moves out of the cell and cell loses. gain का मतलब होता है आना, profit होना. cell loses water, as the cell is losing water, so it shrinks. ये क्या हो जाएगा? shrink हो जाएगा. बोलो क्लियर है? जब आइसोटोनिक का लिखोगे तो क्या लिखोगे? when the concentration of water in the surrounding is equal to the concentration of water in the cell, then there is no net movement of water. water की कोई net movement नहीं होती, तो no change in shape of cell. हाइपरटोनिक का मैंने लिख दिया है, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक आप फटाफट खुद से बनाकर इस टॉपिक को कंप्लीट करें.
देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ना कंसंट्रेशन वर्ड को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। एक बार लिख लो, फिर मैं कंसंट्रेशन का मतलब एक आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। डन। तो ये डायग्राम से अगर आप बनाते तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाती, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली।
जो प्लांट्स है उन्हें वाटर कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है। रूट भी सॉइल से वाटर कौन से प्रोसेस से लेती है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सॉइल में वाटर ज्यादा होता है, रूट में वाटर कम होता है, इट मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो रूट्स गेन्स वाटर। ठीक है, बढ़े आगे, समझे? अच्छा, कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब मैं बता रहा था कि सर पूरी कहानी तो हो गई, कंसंट्रेशन क्या होता है? किसी के मन में कंफ्यूजन ना रहे, वैसे तो पता होना चाहिए आपको कंसंट्रेशन। मैंने कहा दो सॉल्यूशन है, एक 100 ml, एक के अंदर 100 ml वाटर है और एक के अंदर 200 ml वाटर है। वाटर है ये अभी ना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनमें शुगर मिक्स करने वाला हूँ। मैंने कर दी मिक्स, और मैं आपसे चलो पूछ रहा हूँ अभी जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन किसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है? क्या बता सकते हो? आप बोल दो कि सर उसमें 200 है तो उसमें ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं। कंसेंट्रेशन मतलब, अब मान लो मैंने इनके अंदर सॉल्ट ऐड करा, इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा सिर्फ 10 ग्राम और इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा 500 ग्राम, तो इसमें वाटर 1 ml वाटर पे 500 ग्राम की जगह 400 कर लेते ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान लगे। 1 ml वाटर पर कितने ग्राम शुगर ये सॉल्ट है? 200 के लिए 400 यानी डबल है, तो 1 के लिए कितना होगा? 2 ग्राम। कितना होगा? 2 ग्राम। और इसको चलो 100 कर लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ भी आसान हो जाए। और यहाँ पे 1 ml के लिए कितना है? 1 ग्राम। कहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है, इसमें 1 ग्राम पे 1 ml वाटर है, इसमें 2 ग्राम पर 1 ml है, यानी इसमें पानी कम है और इसमें पानी ज्यादा है। तो कंसेंट्रेशन मतलब दोनों में कंपैरिजन में वाटर कहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखना, अमाउंट ऑफ नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कंसेंट्रेशन। तो मान लो आपने क्या करा, आपने वो रेजिन्स लिए थे, आपने वो किशमिश लिए थे और आपने क्या किया, आपने उन्हें पानी में रखा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, घर जाकर कर कर देखना। ये आपने उन्हें पानी में रखा 4-5 घंटे के लिए। पहले उनका साइज इतना सा था, अब वो थोड़े से बड़े हो गए, मोटे हो गए। ऐसा होता ही नहीं होता, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करो, अब उन्हें पानी में से निकालो और उसी पानी के अंदर ना 4-5 चम्मच नमक मिला दो अच्छे से, और जो फूले हुए रेजिन्स हैं वापस से डाल के रख दो 5-6 घंटे के लिए। अब नमक मिल गया तो बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, कम हो गई? ज्यादा। अरे सर एक बात बताओ, आप मुझे बात बताओ जल्दी से। देखो, ये आपने बोला यहाँ पानी ज्यादा यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक दोनों जगह क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो जब मैंने इन रेजिन को, किशमिश को डाल के रखा तो वाटर मूव होने लगा अंदर। कब तक होने लगा? जब तक दोनों जगह वाटर की कंसेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। अब इक्वल हो गई, फिर मैंने इन किशमिश को बाहर निकाला और पानी के अंदर मिला दिया नमक। अब जब मैंने उसके अंदर 4-5 चम्मच नमक मिक्स करा तो उधर वाटर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वाटर में जो अभी सॉल्यूशन है उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन बढ़ी होगी, कम होगी? कम होगी। क्या हुई होगी? कम होगी, क्योंकि सॉल्ट मिल गया ना उसके अंदर, नमक आ गया तो पानी कम हो गया। अब वापस से वही रेजिन डाल दिए तो इनकी कंसेंट्रेशन तो हाई है, लेकिन वाटर की कंसेंट्रेशन कैसी हो चुकी है? लो हो चुकी है। तो ये रेजिन्स वापस से कैसे होने लगेंगे? छोटे होने लगेंगे। आज घर जाकर करना है ये काम। वो भी सेम रीजन है। क्यों? वाटर के अंदर सॉल्ट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं है वो चीजें, तो हमारी बॉडी क्या करती है? वाटर लूज करती है, तो वो जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब घर जाकर क्या करोगे? एक ग्लास लोगे, एक ग्लास में किशमिश डालोगे 5-6, उन्हें छोड़ दोगे 4-5 घंटे के लिए, फिर किशमिश स्वेल हो जाएंगे, उन्हें बाहर निकाल लोगे। उसी पानी के अंदर 4-5 चम्मच नमक मिलाओगे अच्छे से और वापस से किशमिश डाल दोगे फिर से 4-5 घंटे के लिए, और देखना क्या किशमिश का साइज छोटा हुआ या फिर नहीं।
क्लियर है ये बात सबको? कंसंट्रेशन का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती है जब भी आप कोई सोल्यूशन मिलाते हो, इसमें एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सोलवेंट मतलब जो ज्यादा अमाउंट में। आप पानी के अंदर नमक मिलाते हो, नमक के अंदर पानी मिलाते हो, पानी के अंदर नमक मिलाते हो। तो आपने क्या करा, एक बार 2 गिलास पानी लिया, एक के अंदर 1 चम्मच नमक डाला, एक के अंदर 3 चम्मच नमक डाला। तो सॉल्ट की बात करो, कंसंट्रेशन वर्ड समझा रहा हूँ, तो किसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है? 3 चम्मच वाले में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी का कंसंट्रेशन कैसा हो गया? कम हो गया। समझ आई? तो यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा डाला है तो पानी का कंसंट्रेशन कैसा हो गया? कम। समझ गए? इस वाले के कंपैरिजन में क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर 1 ग्राम लेता मैं तो ये यहाँ पर कितना ml हो जाता? 0.5 ml। 0.5 आधा हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 ग्राम शुगर पर 0.5 ml है, यहाँ पर 1 ग्राम पर 1 ml है, यहाँ 0.5 यहाँ पर, तो ये ज्यादा और ये कम। 1 ml ज्यादा होता है, 0.5 कम होता है। तो यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा और यहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या है? कम। इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्लियर? चलिए आज इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे। कल याद रखना हमें एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करना है, द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो वायरस वाला एग्जांपल दिया था, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन बाय द कंसेप्ट ऑफ सोल्यूट। हाँ, कितना सोल्यूट, तो दूसरी चीज ऐड करिए, वो कितनी है? जितना दूसरी चीज ज्यादा होती जाएगी। नहीं, कल छुट्टी है भाई, कल छुट्टी है, कल पीटीएम है, परसों हो गई क्लास। पीटीएम का टाइमिंग, हाँ एक लोग बताते हैं, डिस्कस करके आते हैं, एक सेकंड लगाते हैं।